Hello everyone, welcome to Max Marks. कभी आपने सोचा है कि कैसे टॉपर बन जाते हैं, कैसे टॉपर्स के मैक्सिमम मार्क्स आ जाते हैं? इन सारी चीज़ों का जवाब सिर्फ एक ही जगह है, और वो कहाँ? मैक्स मार्क्स में। ये बुक बच्चों को पूरी तरीके से सपोर्ट करने के ऊपर बनाई गई है, where the students can score maximum marks and where they can really clear their concept, where they are able to understand the concept, then they can use the concept, and then ultimately the results will be maximum marks. तभी तो हमने इसका नाम मैक्स मार्क्स रखा है. So dear students, term 1 आपके ओवर हो चुके हैं, and now it's a time to start the another race. So what is the another race? Definitely term 2. मैं आपकी बिजनेस मेंटर डॉक्टर पूजा जयसिंह आपको सेकेंड टर्म के पोर्शन के बारे में आपको बताऊंगी. बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है, लोग सोचते हैं इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है, बहुत आराम से हो जाता है, पर आपको पता है बोर्ड ने इसके कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए हैं. बोर्ड ये नहीं कहता कि आपने याद किया और आप लिखो, बोर्ड कहता है कि आप इसे कैसे अप्लाई करोगे. सो दिस इज अ मेन कॉन्सेप्ट जो हमारे मैक्स मार्क्स में आपको मिलेगा. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस प्रोसीड विद द सेकेंड टर्म सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज. ओके, सेकेंड टर्म सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछती हूँ. आप लोगों को याद होगी क्योंकि अभी अभी आपने एग्जाम्स दिए. वो छोटी सी बात क्या आपको याद है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस कौन से होते हैं? यस, वेरी गुड. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये 5 हमारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जिसके बिना मैनेजमेंट काम नहीं कर सकता. यस, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग आप फर्स्ट टर्म में कर चुके हो. यस, अब थर्ड पॉइंट क्या आता है? थर्ड फंक्शन हमारा क्या बचा है? स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये 3 फंक्शंस हैं जो अब हम सेकेंड टर्म में करेंगे. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने 6th चैप्टर की, दैट इज स्टाफिंग. आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या आप सबको पता है कि स्टाफिंग क्या है? व्हाट इज स्टाफिंग? व्हाट इज स्टाफिंग? व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफ को मैनेज करना. ऑर्गेनाइजिंग में आपने क्या किया था? सारे रिसोर्सेस को, 5 रिसोर्सेस मालूम होंगे आपको: मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड मार्केट. यस, आपने मैन को छोड़कर सारे रिसोर्सेस को मैनेज किया स्टाफ ऑर्गेनाइजिंग में, और अब काम किसका बचा? मैन का. तो मैन के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? दैट इज स्टाफिंग. ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं आज. तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड हमें बताती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. Concept of staffing. Staffing function of management is concerned with obtaining, utilizing and maintaining. ये 3 चीजें हैं. क्या? दोबारा मैं बोलती हूं. Obtaining, utilizing and maintaining. जिसे आप याद रखोगे हमेशा OUM से. OUM. कभी भी कोई आपसे पूछे What is staffing? तो आपको याद रखना है staffing is OUM, obtaining, utilizing and maintaining. इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम एम्प्लॉयज को क्या करते हैं? ऑब्टेन. ऑब्टेन का मतलब हम उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करके रिक्रूट करते हैं. यस. सेकेंड, हम उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं.
हम उनसे काम लेते हैं, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको डेवलप करते हैं। तो हम उन्हें क्या करते हैं? बेसिकली हम उन्हें यूटिलाइज करते हैं। यस, एंड द वेरी थर्ड इज मेंटेनिंग। मेंटेनिंग का क्या मतलब है, ये बात आज आपको समझनी है, क्योंकि आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है ये। मेंटेनिंग का मतलब जो आपने अपने स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल में पढ़ा होगा प्रिंसिपल में, उसे ही हम बोलते हैं मेंटेनिंग। अपने एम्प्लॉइज को लॉन्ग टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में रखना, दैट इज कॉल्ड एज मेंटेनिंग। होप इट इज क्लियर? यस। तो अब आपको याद रखना है, staffing function of management is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied। दो वर्ड्स फिर मिले, एक satisfactory और दूसरा मिला satisfied। satisfactory का क्या मतलब है? satisfactory का मतलब है कि आप काम करके क्या होगे? satisfied हो जाओगे। yes, satisfactory, मेरा environment अच्छा है, मेरा स्कूल अच्छा है, मेरा कॉलेज अच्छा है, मेरा वर्क प्लेस अच्छा है, that is a satisfactory condition which an employee built when he is working in the organization. The same way, the satisfaction creates satisfied workforce। जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होते हैं तो वो डेफिनेटली जो हमारी वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स किसके लिए यूज कर रहे हैं? मेन के लिए यूज कर रहे हैं। मेन क्या है? सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। होप आई एम क्लियर? तो आपको अब डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग समझ में आ गई होगी। Staffing is OUN, obtaining, utilizing, maintaining a satisfactory and satisfied workforce। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई what is staffing। इसके आगे कुछ और कॉन्सेप्ट भी हैं जो हम एक्सप्लेन करेंगे स्टाफिंग में। It is a process of filling and keeping filled the position in the organizational structure। अभी पढ़ा था ना फर्स्ट टर्म में, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा था, डिविजनल एंड फंक्शनल। तो क्या करता है वहां पे? क्या करता है स्टाफिंग? जो वेकेंट पोजीशंस हैं, ये जो नई पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करता है, उसके लिए एम्प्लॉइज को रिक्रूट करता है। वेरी ट्रू, आपने दो वर्ड सुने मेरे से, एक रिक्रूटमेंट और दूसरा है सिलेक्शन। ये दोनों वर्ड्स हमारे स्टाफिंग में बहुत यूज होते हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू टर्म्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। ओके, सो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी व्हाट इज स्टाफिंग। यस, चलिए स्टाफिंग के नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इन एन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस, चलता रहता, ये तो आप सबको पता चल चुका होगा। मैनेजमेंट के जब आपने फंक्शंस पढ़े थे, मैनेजमेंट के जब आपने फीचर्स पढ़े थे, तो आपने वहां पे ये बात पढ़ी थी कि मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है स्टाफिंग भी रुकता नहीं है। आज कोई नया आया, कल कोई जा रहा है, फिर नया आएगा, फिर नई हमारी ग्रोथ हो रही है, नई हमारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, हमारी पोजीशंस ग्रो हो रही हैं। तो ऐसे करके हमारा स्टाफिंग क्या है? इट इज एन एवरी टाइम अ ongoing process, and that's the reason we say that staffing is a continuous process, because new jobs may be created and some of the existing employees may leave the organization। new jobs create हो रही है, यही बात मैंने अभी आपको बताई है जो यहाँ लिखी है। new jobs create हो रही हैं और जो पुराने employees हैं कई बार रिटायर हो रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, कुछ भी हो सकता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को। तो ये जब सारी चीजें चल रही हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Every time HR department, human resource department need to be on the toes for the staffing process. Got? Now, third point. Staffing function has assumed greater importance these days because अब हम क्यों कह रहे हैं कि staffing function important है? मैंने बोला HR department need to be on the toes every time. Why? उसके यहाँ पे बताया advancement of technology, increasing size of the organization and complicated behavior of the human being. These are the 3 points. Staffing अब organization में क्यों important है? पहला point मिला, हमारी टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज हो रही है। yes? जब हमारी टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज हो रही है तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा नए नए लोग और नई नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। उसकी वजह से हमें ट्रेन स्टाफ चाहिए होता है।
So this is what they are talking about, advancement of technology. Second, increasing size of the organization. आपको याद होगा, आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ा है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ पढ़ा है, याद है? ग्रोथ याद है? जब ग्रोथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्रोथ का मतलब होता है जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज बढ़ते हैं, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग ब्रांचेस खुलती हैं, तो जब अलग अलग ब्रांचेस खुलेंगी तो कौन उसमें काम करेगा? एम्प्लॉइज। तो वहां पर हमें क्या चाहिए? लोग चाहिए। तो दैट इज द रीजन दे आर सेइंग इंक्रीज साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। छोटे से बड़े ग्रोथ हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन जो स्मॉल स्केल पे काम करते थे आज वो लार्ज स्केल पे काम कर रहे थे। उनमें सब में कौन रिक्रूट होता है, कौन सेलेक्ट होता है, कौन वर्क करता है? दे आर द वर्कर्स एंड दे आर द एम्प्लॉइज। एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्लिकेटेड behavior of human being. This is a third and a main important point. In this they are talking that complicated है। आपको पता है हम सारे resources, material, machinery, market, money, इन सारे बड़े आराम से काम कर सकते हैं क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं है। दिमाग किसके पास है? सिर्फ ह्यूमन बीइंग। हर एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में अलग नेचर, अलग थॉट्स, अलग क्रिएटिविटी का होता है। तो उनको सबको असेंबल करना, सबको इकट्ठे कोऑर्डिनेट करना, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर HR. So and that's the reason every time the training and the development programs are being done for the organization. So these are the some points which are related to staffing. I hope आपको staffing अच्छे से समझ में आ गया होगा। Staffing, OUM, satisfied and satisfactory workforce. Yes. सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी रुक ही नहीं सकता, रुकेगा ही नहीं, चलता ही रहेगा। आज गए कुछ लोग, फिर नए आएंगे, फिर ट्रेनिंग देना है, फिर डेवलपमेंट करना है, फिर आएंगे, रिटायर हो रहे, ट्रांसफर हो रहा है, प्रमोशन चलता है। और तीसरा हमने ये पढ़ा कि आज के टाइम पे व्हाई इज स्टाफिंग रिक्वायर्ड इन टुडेज सिनेरियो? बिकॉज ऑफ 3 रीजन। द वेरी फर्स्ट वन, advancement of technology requires every time the new and the developed employees. Yes. Second was increasing as ever the size of the organization increases, we require employees. And the third is complicated behavior of the human being as another third point related to staffing. So this was all about the first slide. I hope this point is clear. Okay students, first slide में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि what are the importance of staffing as a function of management. अब हम इसी के आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने सिंक्रोनाइज कर रखा है सारी चीज़ों को। हमने इसके बेसिकली पॉइंट्स बना रखे हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस याद रखना। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले पॉइंट में दिया हुआ है हेल्प्स टू ऑब्टेन कॉम्पिटेंट पर्सनल। हेल्प्स टू ऑब्टेन कॉम्पिटेंट पर्सनल का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट पर्सनल जो कॉम्पीट कर सके, ऐसे हमें एम्प्लॉयज चाहिए हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी होते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो और डेवलप करना। ठीक, सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं, इट एंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। ये स्टाफिंग का दूसरा इंपॉर्टेंट काम है। इसीलिए स्टाफिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टाफिंग क्या करता है? हमारे सही पर्सन को सही जॉब पे, सही डेजिग्नेशन पे देता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना होगा, हायर परफॉर्मेंस चाहिए तो सही बंदे को सही जगह पे रखना। ठीक, फिर आपका थर्ड जो है आप देख सकते हैं, कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है कि मैनेजर अपनी चीजों को अपने टीम के साथ बात करे, अपने आइडियाज को शेयर करे और उन सारे टीम मेंबर्स के साथ मिलकर वो काम करे। तो अगर हमें सरवाइव करना है, अगर हमें ग्रो करना है, तो हमारी प्लानिंग जो हमारा मैनेजर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, ये हमारा हुआ थर्ड पॉइंट और अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, इसका मतलब है
स्टाफिंग क्या करता है कि ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से यूज करता है, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी कैपेसिटी को, ठीक। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम वर्ड का मतलब जो आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यही ऑप्टिमम वर्ड का पॉइंट हमने यहाँ पे भी इंक्लूड किया है कि ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से यूज करता है। ये डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग में भी दिया हुआ है, आपने पढ़ा है अभी इससे पहले वाली स्लाइड में, ठीक। इसके बाद आपका जो 5th पॉइंट है, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल ऑफ द एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है, ये जरूरी होता है कि ऑब्जेक्टिव को वो एनालाइज करे, इवैल्यूएट करे, उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है इसके बारे में प्लान करे, और ये भी जरूरी होता है कि उनको प्रॉपर रिवॉर्ड्स दिए जाएं टाइम टू टाइम के लिए, जो उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और एक्टिविटीज को कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर फॉर स्टाफिंग. First was hire competent personnel. Second was putting the right person to the right job. Third one was continuous, for the continuous survival and growth, it is important to make the planning efficient. Yes. Then fourth was optimum utilization of the resources should be there. It is the most and the foremost important function of staffing, and it is the function of HR department too. ठीक है. And the 5th was job satisfaction and the moral of the employees के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट और दूसरा है कि उनको फेयर रिवॉर्ड्स दिए जाएं ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर तरीके से अचीव कर सके. तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट समझ में आए हैं, और इसके साथ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग. ठीक है बच्चों, 101% आपको बोर्ड में स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग से क्वेश्चन मिलेंगे. इसके 8 स्टेप्स हैं स्टाफिंग के, जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है, आपको स्टाफिंग का मतलब तो समझ में आ गया होगा. कुछ नहीं याद है तो OUM तो याद किया ही होगा, ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग. ठीक है, सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, इतना याद है. तो अब हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं. देखिएगा, सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. यहां पे स्टाफिंग क्या करता है? 2 चीजों को एनालाइज करता है. एक करता है वर्क लोड एनालिसिस और दूसरा करता है वर्क फोर्स एनालिसिस. These are 2 important concepts which is done in the very first step of staffing. ठीक है, वर्क लोड एनालिसिस, एक बंदे के ऊपर कितने काम, एक बंदा कहां कहां काम करेगा. जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल में एक टीचर के ऊपर एक दिन में कितने पीरियड्स होते हैं, यही होता है ना. तो इसे ही हम बोलते हैं वर्क लोड एनालिसिस. ठीक है, वर्क फोर्स एनालिसिस, याद रखो एक डायलॉग, कितने आदमी थे, या आदमी थे की जगह हम क्या बोलेंगे, कितने आदमी चाहिए. यस, आपको कोई काम कराना है, आपको उस काम के लिए कितने आदमी चाहिए, दैट इज वर्क फोर्स एनालिसिस. ठीक है, ये दोनों चीजें सबसे पहले पॉइंट में स्टाफिंग की डिस्कस की जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. ठीक, हर एक HR डिपार्टमेंट यही काम करता है, कितने आदमी चाहिए और एक आदमी पे कितना काम होगा, इन दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करता है. ठीक, सेकेंड पॉइंट आता है आपका रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? हम अच्छे कैंडिडेट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे इनवाइट करते हैं कि वो अपने कैंडिडेचर को अप्लाई करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. दैट इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट. देखिए, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. आप उन्हें एनकरेज कर रहे हो कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें. यस, आप कैसे एनकरेज करते हो?
आप ऐड देते हो न्यूज़पेपर में, आप ऐड देते हो सोशल मीडियाज में, आप ऐड देते हो जैसे फॉर एग्जांपल naukri.com या वेब नेट पे. yes, so these are the different ways where you give the ads, where you tell about your vacancies and the people apply in your organization. That is called as recruitment. After recruitment, the third step in the process of staffing is selection. क्या है? Selection. Employees को हम select करेंगे. अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, पर हम सबको तो नहीं रख सकते. हमारे पास अगर 5 पोजीशंस है तो हम 5 पोजीशंस के लिए तो लोग सेलेक्ट करेंगे. हम हजारों ने अप्लाई किया तो हम 1000 नहीं रख सकते. तो यहाँ पर हम क्या कोशिश करते हैं? स्टाफिंग की लाइन याद रखिए, राइट पर्सन टू द राइट जॉब. सो दिस इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू सेलेक्ट. मैं सिलेक्शन एक बार पढ़ रही हूं, आप देखिए. सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, चूजिंग द बेस्ट पर्सन. प्लीज याद रखिएगा, बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब. तो आप बेस्ट पर्सन यानी कि राइट पर्सन को आप चूज करने की कोशिश करते हो. वो राइट पर्सन उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके थॉट प्रोसेस के हिसाब से, उसके एटीट्यूड के हिसाब से, यस, आप उसको चूज करने की कोशिश करते हो और आप कोशिश करते हो कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट अपना कंट्रीब्यूट करे. ठीक, तो ये था आपका थर्ड स्टेप ऑफ स्टाफिंग. लेट अस कम टू द फोर्थ स्टेप ऑफ स्टाफिंग, दैट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जब एम्प्लॉय सेलेक्ट हो गया तो आपको उसे एक डेजिग्नेशन देनी पड़ती है, एक पोस्ट देनी पड़ती है. आप उसको बताते हो कि आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्टेड हो, तो दैट इज कॉल्ड एज प्लेसमेंट. देखिए आपके यहां पे लिखा है, प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉयज ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और द पोस्ट फॉर विच ही हैज बीन सेलेक्टेड. सेलेक्ट हो गया, ऑक्यूपाई कर लिया. ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब आप कोई नया एम्प्लॉय आया, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं जानता, आप उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओगे. जब आप उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओगे तो वो पार्ट होता है ओरिएंटेशन. ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओगे, लोगों से इंट्रोड्यूस कराओगे, ये सारी चीजें जो आप करोगे ये क्या है? ओरिएंटेशन. ठीक, देखिए, ओरिएंटेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द न्यूली सेलेक्टेड एम्प्लॉयज to their seniors, subordinates and colleagues, familiarizing them with the rules and the regulations of the policy. आप उनको रूल्स बताओगे, उनको रेगुलेशंस बताओगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशंस बताओगे. जब आप ये सारी चीजें बताओगे तो ये प्रोसेस हमारा किसमें कहलाता है? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन. होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी. 5 स्टेप ऑफ अभी मैंने करवाए हैं, अभी 3 और बचे. सबसे पहला क्या था? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसमें आपको 2 बातें याद रखनी है, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस. सेकेंड है रिक्रूटमेंट, थर्ड है सिलेक्शन, फोर्थ है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें आप देख सकते हो कि हमारा जो 5th स्टेप है वो क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अब एम्प्लॉयज को हमने सेलेक्ट कर लिया, एम्प्लॉयज की डेजिग्नेशन बता दी. अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि हम एम्प्लॉय को ट्रेन करें, क्योंकि जहां से वो आया पता नहीं क्या सीख के आया, वो हमारे हिसाब से कैसे काम करेगा. तो हमें यहाँ पे उसे क्या करना होता है? ट्रेनिंग देनी होती है, और उसके स्किल्स को क्या करना होता है? डेवलप करना होता है. तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ और ऑर्गेनाइजेशन इस पे अच्छी तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, तो बिलीव मी हर एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का. ठीक, ट्रेनिंग is the process of increasing the knowledge, skill and the abilities of the employees for doing a specific job. जब हम स्पेसिफिक जॉब की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं नॉलेज की, जब हम बात करते हैं स्किल्स की, जब हम बात करते हैं एबिलिटी की, तो हम बात करते हैं ट्रेनिंग की. ठीक, अब हम आते हैं डेवलपमेंट में. डेवलपमेंट refers to the learning opportunity designed to help the employees to grow. जहां पर हम एम्प्लॉय की ग्रोथ की बात करते हैं, भैया हम सुपरवाइजर को ट्रेन कर रहे हैं, हम उसे बार बार ट्रेन कर रहे हैं, उसको समझाने कैसे काम कराना है, उसे अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं. पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग में, पढ़ा होगा अथॉरिटी डेलीगेशन.
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, हम उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं वो हमारा क्या होता है? डेवलपमेंट। इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल इन ऑल द रिस्पेक्ट लाइक पर्सनालिटी, मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस, नॉलेज एक्सेट्रा। ठीक, सो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सबसे ध्यान से करता है, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक, अब आपका 6th है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है? पूरा साल एम्प्लॉय ने काम किया, एम्प्लॉय ने कैसा काम किया, वो ए ग्रेड का एम्प्लॉय है, बी ग्रेड का एम्प्लॉय है, या वो सी ग्रेड का एम्प्लॉय है, वो कौन से ग्रेड का एम्प्लॉय है, इस बारे में हमको उसकी परफॉर्मेंस, पूरे ईयर की परफॉर्मेंस से पता चलता है। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। हर साल हर एम्प्लॉय को अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल भरना होता है। क्या उसके अचीवमेंट्स रहे, क्या क्या चीजें उसने अचीव की, कितना उसने ग्रोथ पे काम किया, क्या उसने काम किया, ये सारी चीजें किस पे आती हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक, देखते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल रेफर्स टू द इवैल्यूएटिंग, देखिए, evaluating an employee current and or past performance against a certain predetermined standard। ये predetermined standard तो आपको प्लानिंग में ही याद होगा कि हम पहले से डिटरमाइन कर देते हैं, और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से एम्प्लॉय ने कितना परफॉर्मेंस किया, ये सारी की सारी चीजें कहाँ इवेलुएट होती है? ऑल आर इवेलुएटेड इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये चीज आपकी केस स्टडीज में आएगी। ठीक, इसके बाद 7th पॉइंट है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन है भाई, आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो गई, एम्प्लॉय का काम अच्छे से हो गया, एम्प्लॉयज ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो अगर उसे प्रमोशन देना होता है तो आप प्रमोशन देते हो। उसका करियर प्लान करना होता है, उसे कहीं ट्रांसफर करना है या उसके ऊपर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है, उसको और डेवलप करना है, तो फिर आप उसका करियर प्लान करते हो। ठीक, इसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है कंपनसेशन। कैसे पेमेंट्स हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है उसे काम ज्यादा लिया जा रहा और कम पेमेंट होता है, तो यहां पर एम्प्लॉयज का डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है। कंपनसेशन एक इंपॉर्टेंट है जिसमें रेफर्स करते हैं कैसे आप पे हो रहे हैं, क्या रिवॉर्ड्स दे रहे हैं और एम्प्लॉयज कितना सेटिस्फाइड है। सो दीज आर 8 पॉइंट्स विच यू नीड टू रिमेंबर। 101% इनमें 8 पॉइंट में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में जरूर मिलेगा, क्योंकि अब तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, केस स्टडीज भी आएंगी, तो प्लीज इनके कॉन्सेप्ट समझिएगा और इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके 101% आपके सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में होंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कॉम्पिटेंस एलिमेंट्स एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। ठीक, हम बहुत देर से स्टाफिंग की बात कर रहे हैं। अब स्टाफिंग बेसिकली 3 पहियों पे चलता है। ठीक, पहले पहिए का नाम है रिक्रूटमेंट, दूसरे का नाम है सिलेक्शन और तीसरे का नाम है ट्रेनिंग। ये 3 पहिए हैं स्टाफिंग के। रिक्रूटमेंट आपको सबको समझ में आ गया होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है सेकेंड स्टेप ऑफ स्टाफिंग में, जहां पर हम लोगों को इनवाइट करते हैं, जहां पर हम कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में आके अपने कैंडिडेचर के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। जहां पर हम राइट पर्सन टू द राइट जॉब की बात करते हैं, वहां पर हम बात करते हैं सिलेक्शन। और जब हम उनको ट्रेनिंग की बात करते हैं, हम उनकी नॉलेज की बात करते हैं, हम उनके स्किल्स की बात करते हैं, हम उनके डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, मैच्योरिटी लेवल की बात करते हैं, तो हम ये सारी बात किसकी करते हैं? ट्रेनिंग। और ये सारे के सारे किसके एलिमेंट्स हैं? स्टाफिंग के। ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बन सकता है, इसीलिए आपको इन सारी चीजों पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। हमारे 2 तरह के रिक्रूटमेंट होते हैं। लोग
हमारी ऑर्गेनाइजेशन से भी अप्लाई करते हैं और लोग बाहर से भी अप्लाई करते हैं। जब हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन से अप्लाई करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? व्हेन द पीपल आर अप्लाइंग और द कैंडिडेट इज अप्लाइंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द नेक्स्ट हायर लेवल, yes, or for the promotion or for the transfer anywhere, when the person is applying, that is called as internal source of recruitment. और जब बाहर से अप्लाई करते हैं outside the boundaries of the organization, that is called as external source of recruitment. ठीक, आगे बढ़ते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल से रिलेटेड। अब आप देख सकते हैं ट्रांसफर, प्रमोशन, दोनों में डिफरेंस है। जब हम प्रमोशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हायर लेवल, ठीक है, और जब हम ट्रांसफर की बात करते हैं इट इज हॉरिजॉन्टल। हायरार्की आपको मालूम होगी, अगर आपको याद हो, आपने स्केलर चेन में पढ़ा होगा। मान लो एम्प्लॉय यहां काम करता है, ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश और इस एम्प्लॉय को जाना है महाराष्ट्र, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है। इट कैन बी अ प्लेस, इट कैन बी अ डिपार्टमेंट ऑल्सो, कहीं पे भी। जब हॉरिजॉन्टली उसका लेवल चेंज नहीं हुआ, सेम लेवल पे है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो गया या एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो गया विदाउट चेंजिंग द लेवल, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर। But when he is rising to the higher level, for example, if he is moving to the higher level, then this is called as promotion. ठीक, so I hope it is clear. अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इंटरनल दो ही सोर्स हैं, बस आपको याद रखना है ट्रांसफर और प्रमोशन। ठीक, अब आते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कहाँ से हम बात करें कि बाहर के लोगों को हम बुलाते हैं, तो बाहर के लोगों को हम कौन कौन से तरीके से बुला सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मैनेजमेंट एंड प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड वेब पब्लिशिंग और लेबर कॉन्ट्रैक्टर। थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा समझना पड़ेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट। ठीक है, एक गेट बना होता है, यहां पर एक नोटिस बोर्ड होता है, ठीक है, इस नोटिस बोर्ड पे नोटिस दिया जाता है कि हमें इतने एम्प्लॉय इतनी तारीख को चाहिए एम्प्लॉय, और यहां पर डेट मेंशन होती है। आप देखेंगे कि ऐसी फैक्ट्री गेट पे, ये फैक्ट्री गेट है बेसिकली, ठीक है, फैक्ट्री गेट पे ये नोटिस लगा है, एम्प्लॉयज इसको पढ़ते हैं और एम्प्लॉयज आके अपना कैंडिडेट, सुबह आके खड़े हो जाते हैं, अंदर से एक मैनेजर आता है और सेलेक्ट कर देता है, रैंडमली एम्प्लॉयज को जब सेलेक्ट कर देता है तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, आपने देखा होगा सुबह सुबह जब आप कभी किसी चौराहे पे जाओ तो वहां पे मजदूर ऐसे खड़े रहते हैं और जिसे भी मजदूर चाहिए होता है वो वहां पे आता है, जो भी मजदूर उसे समझ में आता है उसे लेके चला जाता है और बताता है भाई तुम्हें ये काम करना है, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक, सेकेंड है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स कौन कॉलर्स होते हैं? पता नहीं है कहाँ वैकेंसी है कहाँ नहीं है, कैजुअली हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सीवी डाल दिया। ठीक, जब उन्हें जरूरत होगी उसी डेटा में से वो निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, सूटेबल हैं दे विल कॉल यू, सूटेबल नहीं है दे विल नॉट कॉल यू, दे आर नॉट अवेयर वेदर द वैकेंसी इज अवेलेबल और नॉट, बट स्टिल दे आर प्लेसिंग देयर सीवीज, दैट इज कॉल्ड एज कैजुअल कॉलर्स। ठीक, थर्ड इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आप सबको पता है, आप न्यूज़पेपर में देखो, वेब में देखो, ठीक है, जैसे naukri.com है, .com, ठीक है, और gulf.com, jobs.com, ये सारी चीजें आप देखते हो ना, आजकल तो एडवर्टाइजिंग नेट पे भी बहुत है, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? एडवर्टाइजिंग पे आती हैं। एडवर्टाइजिंग और एंड वेब पब्लिशिंग कैन गो टुगेदर। ठीक, यहाँ पे बेसिकली न्यूज़पेपर और पेपर वर्क पे काम किया है, और वेब पब्लिशिंग में जो आपको मालूम है कि naukri.com, monster.com, अब तो हर एक
ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वेबसाइट्स पे जाके भी आप करियर में जाके अप्लाई कर सकते हो. दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट. ठीक. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ये बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है. जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम रूरल एरिया बहुत ज़्यादा था, लोगों को बहुत अच्छे जॉब्स नहीं मिल पाते थे, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया था एक इंटरमीडियरी की तरह, जो ऑर्गेनाइजेशंस और जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट कर सके. जो सेमी स्किल वर्कर्स होते हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, कंपनीज अपने आप को रजिस्टर कराती हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में. तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपस में उन दोनों का डेटा एक्सचेंज करता है. तो दैट वाज द वर्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. ठीक. नेक्स्ट आ जाओ मैनेजमेंट एंड प्लेसमेंट एजेंसीज. मैनेजमेंट एंड प्लेसमेंट एजेंसीज अगेन दे एक्ट एज एन इंटरलिंक बिटवीन अ कैंडिडेट एंड द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक. कैंडिडेट्स अपना कैंडिडेचर अप्लाई करते हैं, ठीक है, और आपने देखा होगा बहुत बार कंसल्टेंट्स के कॉल आते हैं. ये बेसिकली मिडिल और हायर लेवल्स के लिए वर्क करते हैं. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लोअर लेवल के लिए वर्क करता है. मैनेजमेंट एंड प्लेसमेंट एजेंसीज मिडिल और हायर लेवल्स के लिए वर्क करते हैं. ठीक है. दे एक्ट एज अ लिंक. तो ये ऑर्गेनाइजेशन को डेटा प्रोवाइड करता है या कई बार ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्शन भी करता है और ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं. ठीक. एम्प्लॉइज काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन होता है. इनको क्या मिलता है, आप क्वेश्चन ये आएगा कि इन्हें क्या मिलता है अगर ये बीच में इंटरेक्शन करते हैं या इंटरैक्ट करते हैं या इनके पास जो डेटा होता है, इन्हें बेसिकली कमीशन मिलता है. दे गेट कमीशन, दे अर्न विद द हेल्प ऑफ कमीशन. ठीक. नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट. ये कैंपस रिक्रूटमेंट एक बहुत कॉमन है. अगर आपके बड़े भैया बहन होंगे तो आपने देखा होगा वो हायर स्टडीज करे होंगे और आपने सुना भी होगा कि भाई आजकल कैंपस प्लेसमेंट चल रहे हैं. कैंपस प्लेसमेंट क्या है, जब जो स्कूल जो कॉलेजेस होते हैं या जो बिजनेस स्कूल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन आती हैं रिक्रूट करती हैं एम्प्लॉयज़ को, मतलब नए नए स्टूडेंट्स को नए नए स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ देने के साथ साथ उन्हें रिक्रूट करती हैं, सेलेक्ट करती हैं और सिलेक्शन के साथ उनको जॉब ऑफर करती है. तो यहाँ पर जब पढ़ते हुए इंसान को जॉब मिलती है, पढ़ भी रहा है और अभी जॉब के लिए उसने अप्लाई किया और उसका सिलेक्शन हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज कैंपस रिक्रूटमेंट. ठीक. नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग एंड वेब पब्लिशिंग. अभी आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने अभी समझाया. लास्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर. लेबर कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली क्या काम करते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के बेसिस पे होते हैं. आपने देखा होगा अगर कोई बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बननी है या बहुत बड़ा कोई ब्रिज बनना है, तो आपने देखा होगा क्या होता है कि जो ठेकेदार होता है वो अपनी पूरी लेबर को ले आता है, बिल्डिंग बनवाता है और वो लेबर भी वहीं रहती है, छोटे छोटे घर बना के रहती है. ठीक है. लेबर से वो काम कराता है और वही कॉन्ट्रैक्टर लेबर को पे करता है. जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया होता है और ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली लेबर को ना पे करके कॉन्ट्रैक्टर को पे करती है. तो यहाँ पर कौन है इंटरलिंक, it's a contractor who is an interlink between the labor and the organization. ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं करना होता, सारा काम कॉन्ट्रैक्टर करता है. अगर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्ट्रैक्टर का रिलेशनशिप खराब हो जाता है तो लेबर भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ वापस चली जाती है. आपने देखा होगा गांव के गांव उठ के आते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं और गांव के गांव वापस चले जाते हैं. ये जो काम है ये किसका काम है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम है. आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपको समझ में आ गया होगा. एक बार फिर से ये तो बहुत आसान है, ये तो ट्रांसफर और प्रमोशन है, आपको क्लियर है. अब एक्सटर्नल सोर्स में डायरेक्ट फैक्ट्री गेट याद रखिएगा, नोटिस लग गया, एम्प्लॉइज खड़े हैं और रैंडमली सिलेक्शन हो रहा है. कैजुअल कॉलर कैजुअली डाल दिया, जब जरूरत होगी अपने आप कॉल कर लेंगे. एडवर्टाइजमेंट और वेब पब्लिशिंग इकट्ठे चलेगा. एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में, वेब पब्लिशिंग में monster.com, jobs.com, naukri.com, दीज आर द एग्जाम्पल्स. ठीक है. और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जब रूरल एरिया, इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी, रूरल एरिया, वहाँ पे अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर्स को जॉब प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया गया था. मैनेजमेंट एंड प्लेसमेंट एजेंसीज याद रखिएगा, इसका ये पॉइंट थोड़ा ज़्यादा याद रखिएगा कि ये किसके साथ वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं मिडिल लेवल और हायर लेवल के साथ. मिडिल लेवल और हायर लेवल के साथ. ठीक है. ये दोनों इसके साथ वर्क करते हैं. कैंपस रिक्रूटमेंट
एम्प्लॉयज कैंपस जो पढ़ते हुए एम्प्लॉयज रिक्रूट हो जाते हैं या कैंडिडेट्स रिक्रूट हो जाते हैं. लेबर कॉन्ट्रैक्टर का मेन रोल होता है जो ऑर्गेनाइजेशन और लेबर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करता है. So this was all about external and internal source of recruitment.